चू गुआंग जमीन पर लेटा हुआ था, आंखें कसकर बंद करके ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे डीप स्लीप में हो। लेकिन सच ये था कि भाई बस एक्ट कर रहा था। तभी दो खूबसूरत लड़कियां उसके पास आईं। पहली लड़की हंसते हुए बोली, अरे मिस्टर, ये प्रिटेंड करना बंद करो, हमें पता है तुम जाग रहे हो। दूसरी लड़की और करीब आकर शरारती अंदाज में बोली, इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, जल्दी आईज खोल लो। चू गुआंग का चेहरा लाल हो गया। एक लड़की हंसकर बोली, उठ जा, वरना फुल टॉर्चर मिलेगा। चू गुआंग का दिल फास्ट बीट करने लगा। ये दोनों आखिर हैं कौन? क्या सच में कोई देवी मेरे लिए भेजी गई है? लेकिन अचानक सब बदल गया। उसकी विजन ब्लर होने लगी और पूरा सीन डिस्टॉर्ट होने लगा। धीरे धीरे जब उसने आईज खोली तो सच देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसके सामने कोई लड़की नहीं थी जो उसे लिख कर रहा था, वो दरअसल एक मॉन्स्टर था, डबल हेडेड हाइना। चू गुआंग डर से कांप उठा। हाइना उस पर झपटने ही वाला था। चू गुआंग ने पैनिक में पास पड़ा एक पत्थर उठाया और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर मॉन्स्टर के सिर पर दे मारा। किस्मत से ये हाइना बहुत स्ट्रांग नहीं था। चू गुआंग ने अपनी जान बचा ली। वो हांफते हुए वहां से भागा। बस थोड़ा सा और स्लो होता तो आज मेरा गेम ओवर था। काफी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसे एक रूइंड सिटी दिखी। तब तक इवनिंग हो चुकी थी और रात में ट्रैवल करना बहुत डेंजरस था। उसका पेट खाली था क्योंकि उसे फूड नहीं मिला, लेकिन बाहर रुकना मतलब मौत बुलाना था। इसलिए वो तेजी से अपनी बेस की तरफ दौड़ा। कुछ देर बाद वो एक एबैंडन्ड हॉस्पिटल पहुंचा। उसके नीचे ही उसका असली घर था, शेल्टर नंबर 404। जैसे ही वो पहुंचा, शेल्टर का गेट अपने आप खुल गया। चू गुआंग बिना टाइम वेस्ट किए अंदर घुस गया। अंदर का लुक बाहर से बिल्कुल ऑपोजिट था, मॉडर्न, सेफ एंड क्लीन। तभी एक छोटा रोबोट उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसका नाम था लिटिल सेवन। लिटिल सेवन ने नाराज होकर कहा, चू गुआंग, तुम इतने देर बाहर क्यों रहे? अभी तुम्हें एक अर्जेंट टास्क करना है। चू गुआंग ने हंसते हुए कहा, कैलम डाउन बड्डी, मैं तो बस हाफ डे बाहर था। असल में चू गुआंग शेल्टर का एडमिनिस्ट्रेटर था और लिटिल सेवन उसका असिस्टेंट। वो लकी था कि इस एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में उसे ऐसा शेल्टर मिला। अंदर फूड का स्टॉक भी था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये स्टॉक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते चू गुआंग के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। उन्हीं में से एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी धरती का इंटरनेट इस्तेमाल करके एक ग्रुप बुलाना, जिनको यहाँ प्लेयर्स कहा जाता था। इन प्लेयर्स का काम था इस बर्बाद दुनिया को दोबारा रिक्लेम करना। चू गुआंग खुद 5 महीने पहले इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था और बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए उसने अपनी मिशन शुरू कर दी, धरती के लोगों को कन्विंस करना कि वो इस दुनिया में आकर खेलें। इसी बीच रियल वर्ल्ड में एक बंदा जिसका यूजर नेम लाइट था, उसने एक ऑनलाइन ग्रुप में मैसेज डाला कि उसकी कंपनी एक हाइपर रियलिस्टिक वर्चुअल रियलिटी गेम बना रही है जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा लगता है। इस बात पर लोगों की मिक्स्ड रिएक्शंस आईं। कुछ लोग मान गए तो कुछ बोले ये सब बकवास है। ग्रुप में एक पार्टिसिपेंट जो एक मेल डॉर्मेट्री में रहता था, उसने सार्कास्टिकली रिप्लाई किया, अगर सच में ऐसी टेक्नोलॉजी है तो सबसे पहले आर्मी यूज करेगी। इससे सुपर सोल्जर्स ट्रेन किए जा सकते हैं। लेकिन तभी उसकी एक्सप्रेशन बदल गई क्योंकि उसी लाइट नाम वाले बंदे ने एक नया मैसेज डाला था। उसमें गेम का लिंक था। असल में लाइट और कोई नहीं बल्कि चू गुआंग ही था। उसने ग्रुप में एक ऑडियो मैसेज भी भेजा, लिंक मैंने दे दिया है, जो इंटरेस्टेड हैं ट्राई कर सकते हैं। चू गुआंग अर्थ के प्लेयर्स को ट्रिक करके इस दुनिया में लाना चाहता था और अभी तक वो 11 एप्लीकेंट्स हासिल कर चुका था। उसने सोचा, ये पार्टिसिपेंट्स मेरे मिशन पूरा करने के लिए काफी होंगे। एडमिन के तौर पर मिशन पूरा करने पर चू गुआंग को रिवॉर्ड्स भी मिले। इस बार उसे एक नैनो कार्बन बुलेट प्रूफ वेस्ट और 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले। 5 महीने पहले चू गुआंग अर्थ पर एक ऑर्डिनरी सेल्स एग्जीक्यूटिव था। एक दिन उसने बड़ी मेहनत से एक बड़ा बिजनेस डील क्लोज किया और सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक करने चला गया। लेकिन अचानक उसके सीने में भारीपन होने लगा, कानों में तेज आवाज गूंजने लगी और सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। कुछ समय बाद जब वो होश में आया तो खुद को इस पोस्ट वेस्टलैंड वर्ल्ड में पाया। शुरू में उसने सोचा कोई प्रैंक है, शायद किसी ने मुझे किसी मूवी सेट पर फेंक दिया है, इसलिए वो भागने लगा। लेकिन कुछ मील भागने के बाद उसे समझ आया कि ये जगह उसकी सोच से कहीं बड़ी है और सबसे डरावनी बात, वो अब पूरी तरह से एक अलग इंसान में बदल चुका था। उस वक्त चू गुआंग ने वही शार्प पियर्सिंग साउंड सुना जो उसने ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले सुना था। और तभी एक अजीब चीज हुई। उसकी आंखों के सामने अचानक एक सिस्टम पैनल खुल गया जिस पर लिखा था
वेलकम टू वेस्टलैंड ऑनलाइन। सिस्टम ने आगे बताया कि इस दुनिया में उसकी रोल एक स्कैवेंजर की है। उस समय चू ग्वांग का पहला ख्याल था कि पुलिस को कॉल करे, लेकिन उसका फोन और उसकी सारी चीजें गायब हो चुकी थीं। वो इस वेस्टलैंड में एक दिन तक भटकता रहा। धीरे धीरे उसे भूख लगने लगी। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए उसने इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने का फैसला किया। उसने सोचा कि कुछ खाने को ढूंढा जाए। अनपेक्षित रूप से उसे एक सर्वाइवर कैंप मिला। जब वो कैंप के पास पहुंचा, उसने कुछ इंसानों को वहां घूमते देखा, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, किसी ने उसकी सिर पर बंदूक रख दी और उससे पूछा कि वो किस शेल्टर से आया है। चू ग्वांग डर गया, क्योंकि ये भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन शायद क्योंकि वो एक ट्रांस माइग्रेटर था, इसलिए वो इसे समझ और बोल पा रहा था। उसने उस बूढ़े आदमी वॉल्टर से कहा कि इतना रैश मत बनो। वो बोला, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और कैंप को देखने आया हूँ। लेकिन इससे पहले कि चू ग्वांग और कुछ समझा पाता, वॉल्टर ने ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके चेहरे के पास से निकल गई। चू ग्वांग का दिल धक धक करने लगा, पर असल में वो गोली उसके लिए नहीं थी, उसके पीछे खड़े एक बड़े मॉन्स्टर के लिए थी। वॉल्टर ने फिर गुस्से में कहा, वेस्टलैंड बच्चों का प्लेग्राउंड नहीं है। अगर बिना इक्विपमेंट घूमोगे तो सीधे इन मॉन्स्टर्स का फूड बन जाओगे। चू ग्वांग ने तुरंत वॉल्टर का शुक्रिया अदा किया। असल में ये दुनिया एक पैरेलल वर्ल्ड थी। साल 2129 में एक ग्रेट वॉर हुआ था, जिसने लगभग पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को मिटा दिया। उसी के बाद ये वर्ल्ड पोस्ट अपोकैलिप्टिक एरा में चला गया। इस वेस्टलैंड में सिर्फ म्यूटेटेड एनिमल्स ही खतरा नहीं थे, यहाँ ह्यूमन मरोडर्स भी थे, जो लगातार सर्वाइवर कैंप्स को खोजते रहते थे ताकि उन्हें लूट सकें। वॉल्टर से मिलने के 5 महीने बाद चू ग्वांग को इस दुनिया की बेसिक समझ हो गई थी, लेकिन एक बात आज भी उसे परेशान करती थी। हर बार जब वो उस जगह जाता जहां वो पहली बार इस वर्ल्ड में आया था, उसके दिमाग में फिर वही पियर्सिंग साउंड गूंजता। कई घंटों तक स्कैवेंजिंग करने के बाद चू ग्वांग एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग तक पहुंचा। जैसे जैसे वो बिल्डिंग के करीब आया, उसके कानों में वही पियर्सिंग वॉइस और भी तेज होती गई। वो आवाज लगातार उसे बुला रही थी और साफ लग रहा था कि ये आवाज इसी बिल्डिंग के अंदर से आ रही है। साउंड को फॉलो करते करते चू ग्वांग एक शेल्टर्ड डोर तक पहुंच गया। उसने दरवाजे के सेंटर पर हाथ रखा और अचानक वो दरवाजा रिएक्ट करने लगा। कुछ सेकंड्स बाद दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का नजारा देखकर चू ग्वांग दंग रह गया। बाहर से तो ये हॉस्पिटल टूटा फूटा और अबैंडन्ड लग रहा था, लेकिन अंदर की स्ट्रक्चर एकदम मॉडर्न थी। उसी वक्त शेल्टर की शैडोज से कुछ उसकी तरफ बढ़ने लगा। चू ग्वांग घबराकर सोचने लगा, कहीं मैंने गलती से कोई हिडन बॉस तो रिलीज नहीं कर दिया, जैसे डार्क सोल्स में होता है। लेकिन जैसे ही वो शैडो करीब आया, सामने निकला एक छोटा सा रोबोट। रोबोट ने मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस चू ग्वांग, अब तुम शेल्टर नंबर 404 के एडमिनिस्ट्रेटर हो। डरो मत, मैं मॉन्स्टर नहीं, तुम्हारा हेल्पर हूँ। कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने एक नया सिस्टम विंडो ओपन हुआ। उस पर लिखा था, तुम्हारी रैंक एक स्कैवेंजर एनपीसी से अपग्रेड होकर अब लेवल 0 एडमिनिस्ट्रेटर हो गई है। रोबोट ने आगे समझाया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे टास्क पूरे करने में हेल्प करूंगा। और ये देखो, एक नया मैसेज पॉप अप हुआ है। मैसेज में लिखा था कि चू ग्वांग को अर्थ का इंटरनेट नेटवर्क यूज करके एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को समन करना होगा। ये प्लेयर्स उसकी मदद करेंगे इस वेस्टलैंड को रिक्लेम करने में, और हर बार जब कोई टास्क पूरा होगा, चू ग्वांग और प्लेयर्स दोनों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इन रिवॉर्ड्स से वो लेवल अप कर सकता है। ये सुनकर चू ग्वांग काफी खुश हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि वो अर्थ से कांटेक्ट कर सकता है। रोबोट ने और जानकारी दी, ये शेल्टर एक पैरेलल वर्ल्ड से कनेक्टेड है और इसका अपना वेबसाइट भी है। जो भी प्लेयर इस गेम के लिए रजिस्टर करेगा, उसको एक यूनिक नंबर मिलेगा और उसका डेटा शेल्टर के रेसिडेंट लिस्ट में रिकॉर्ड हो जाएगा। एडमिन होने के नाते तुम किसी को भी खेलने की परमिशन दे सकते हो, और जब कोई प्लेयर चुना जाएगा तो उसके घर पर एक गेमिंग हेडसेट भेजा जाएगा। हेडसेट पहनते ही उनकी कॉन्शियसनेस इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और वो यहाँ शेल्टर के क्लोन्स में से किसी एक से कनेक्ट हो जाएंगे। चू ग्वांग अब सचमुच एक्साइटेड था। 5 महीने बाद आखिरकार उसे अपना चीट मिल गया था। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें बस रोबोट कहना थोड़ा बोरिंग लगता है, अब से तुम्हारा नाम है लिटिल 7। नाम सुनकर लिटिल 7 खुशियों से झूम उठा। वो खुशी के मारे चू ग्वांग के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। चू ग्वांग उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा, शायद इस रोबोट के सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गया है। कुछ देर बाद चू ग्वांग ने सांस छोड़ी और सोचने लगा कि ये रोबोट असल में एक बच्चे जैसा ही है। अब वो पहले से ज्यादा मोटिवेटेड दिख
रहा था क्योंकि अब उसके पास पावर थी दूसरी दुनिया के लोगों को समन करने की। उनकी मदद से वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा सकता था और शायद किसी दिन अपने असली वर्ल्ड में वापस भी लौट सके। सिस्टम ने उसी समय उसे नया टास्क दिया, कम से कम 4 लोगों को इस गेम में रजिस्टर करवाना होगा और इस टास्क के पूरा होने पर उसे मिलेगा एक नैनो बुलेट प्रूफ वेस्ट और 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इधर प्रेजेंट में अर्थ पर एक मेल डॉर्मेट्री के अंदर वही प्लेयर इस गेम की ऑथेंटिसिटी पर डाउट कर रहा था। चू ग्वांग लगातार प्लेयर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो गेम ज्वाइन करें और उधर नर्ड्स इस वेस्टलैंड गेम की फीचर्स पर पागलों की तरह डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन वो प्लेयर सोच रहा था, ये गेम तो 99% फेक है, ऐसी स्ट्रैटेजी से कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। उसी समय चू ग्वांग अपनी स्क्रीन पर पागलों की तरह टाइप कर रहा था ताकि सबके सवालों का जवाब दे सके। आखिरकार उसने ऑन इन जाने का फैसला किया और ग्रुप में इस गेम की वेबसाइट का लिंक पोस्ट कर दिया। वो प्लेयर भले ही लाइट की बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर ये सब सच हुआ तो वो सारी फैंटेसीज जो मैं स्काईरिम में 100 से ज्यादा मॉड्स डालकर भी पूरी नहीं कर पाया, वो यहाँ सच हो सकती है। हैरम ऑफ वाइव्स, लग्जरी लाइफ, सब कुछ। ये सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने हांफते हांफते ज्वाइन बटन दबा दिया, ये चेक करने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी सच है या बस धोखा। सिर्फ वही नहीं बल्कि कुछ और क्यूरियस मेंबर्स ने भी साइट पर रजिस्टर कर लिया। इधर एक यूनिवर्सिटी की कैंटीन में एक लड़का वेई मसालेदार चिकन खाकर पेट फुला चुका था। उसने फूड के खिलाफ वॉर जीत ली थी और भारी भरकम पेट के साथ अपने डॉर्म वापस आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि कमरे में एक पैकेज रखा हुआ था। उसके रूममेट्स ने पूछा, क्या तूने कुछ ऑर्डर किया था? लेकिन वेई कंफ्यूज था क्योंकि उसने ऑनलाइन कुछ भी नहीं खरीदा था। वो थोड़ा सस्पिशियस जरूर हुआ, लेकिन एक्साइटमेंट उस पर हावी हो गई। उसने पैकेज खोला, अंदर था एक वीआर हेडसेट। हेडसेट देखते ही वेई का दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना एक पल गंवाए उसने हेडसेट पहन लिया, ये जानने के लिए कि क्या ये सच में काम करता है या नहीं। अचानक से वेई के आसपास का माहौल बदलने लगा। कुछ ही देर में उसके सामने एक बहुत बड़ा ब्राइट होल खुल गया। वो सोचने लगा, ओहो, गेम स्टार्ट होने वाला है। इस बार तो मैं अपने वर्चुअल वेफूज के साथ मस्ती करके ही दम लूंगा। वो मन ही मन विश कर रहा था कि ये गेम 100% रियलिस्टिक हो और उसकी हैरम वाली फैंटेसीज अब पूरी होंगी। लेकिन उसकी सारी ख्वाहिशें उस समय ठंडी पड़ गईं जब उसकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, गेम लॉन्च होगा 72 आवर्स के बाद। वही गुस्से से फट पड़ा, अरे साला, 72 घंटे! वो गाली बकने लगा क्योंकि उसने तो पहले से ही पैंट्स उतार दी थी और वर्चुअल वाइफूज के साथ मिशन स्टार्ट करने ही वाला था। उसकी चीखें सुनकर सारे रूममेट्स नींद से उठ गए। उन्होंने देखा कि वेई पैंटलेस हालत में गेम खेल रहा है। सबने मिलकर उसकी धुनाई कर दी और उनमें से एक ने तो उसका वीआर हेलमेट ही छीन लिया ताकि खुद चेक कर सके। इधर दूसरी तरफ चू ग्वांग अभी भी ग्रुप चैट में बिजी था। उसने बाकी मेंबर्स से पूछा, क्या तुम्हें भी वीआर हेडसेट मिला है? पता चला कि सिर्फ 4 मेंबर्स को हेडसेट मिला है और सबका कहना था कि वो अचानक उनके रूम्स में प्रकट हो गया। किसी ने होम एड्रेस भी नहीं डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम। सबको ये काफी सस्पिशियस लग रहा था। चू ग्वांग ने ग्रुप में एक वॉइस मैसेज भेजा, हेडसेट कैसे डिलीवर हुआ ये कंपनी का सीक्रेट है, डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तुम सब मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने अपनी कंपनी से 4 बीटा टेस्ट हेडसेट्स किसी तरह अरेंज कर लिए। ध्यान रखना, ये हेडसेट्स सिर्फ तुम्हें लोन पर दिए गए हैं। इन्हें ब्रेक मत करना या खो मत देना, वरना मुझे अपने हायर अप्स को जवाब देना मुश्किल होगा। उसने ये भी बताया कि हर हेडसेट सिर्फ एक बंदे से बाइंड हो सकता है और सिर्फ एक अकाउंट बना सकता है। किसी ने पूछा, गेम पेड है क्या? चू ग्वांग ने क्लियर किया, नहीं भाई, गेम बिल्कुल फ्री है, लेकिन कंपनी का बजट टाइट है, इसीलिए सैलरी कुछ नहीं मिलेगी। असल में चू ग्वांग ने इन्हें इसलिए चुना था क्योंकि वो अर्थ पर रहते हुए इन लोगों के साथ पार्टी में गेम्स खेलता था। लेकिन जब उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई, उसने सबसे कांटेक्ट करना छोड़ दिया और अब 5 महीने से गायब था। वो सोचता है कि शायद उसकी फैमिली अब उसे मरा हुआ समझ रही होगी। इसके बाद चू ग्वांग ने लिटिल 7 को कहा, हमारी वेबसाइट बहुत वेग लग रही है, इसमें फोरम, विकी और मीडिया फंक्शन ऐड करो। शुरुआती फेज में वेस्टलैंड का रिकंस्ट्रक्शन पूरी तरह मैनुअल लेबर पर डिपेंड करता है, इसलिए चू ग्वांग ने डिसाइड किया कि वो इस गेम को खासकर मेल प्लेयर्स को टारगेट करके मार्केट करेगा और उन्हें ल्यूर करने के लिए। वेबसाइट का पेज ऐसा होना चाहिए कि वो एक मर्द की फैंटेसीज को अपील करे। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं बल्कि प्लेयर्स का एंथुजियाज्म बढ़ाने के लिए भी है। चू ग्वांग सोचता है, अगर वेबसाइट पर कुछ फीमेल बॉट अकाउंट्स बनाए जाए
जो प्लेयर्स के साथ इंटरैक्ट करें, तो मजा ही आ जाएगा। इससे प्लेयर्स और भी अट्रैक्ट होंगे। गेम का लॉन्च करीब है, तो चू गुआंग ने लिटिल सेवन को टास्क दिया कि अगले 3 दिन के अंदर वेबसाइट को पूरी तरह इम्प्रूव करो। लिटिल सेवन पूछता है, आपने हेडसेट सिर्फ 4 लोगों को ही क्यों भेजे? 11 लोग तो रजिस्टर हुए थे ना। और वैसे भी अगर सबको भेज देते तो बस 10 क्लोनिंग वैट्स ही ऑक्यूपाइड होते। चू गुआंग ने समझाया, अभी हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। जितने लोग होंगे उतने ज्यादा खाने वाले भी होंगे। और बाकी पार्टिसिपेंट्स वैसे भी हार्डकोर गेमर्स नहीं थे। वो इतना टाइम गेम में नहीं बिताते। जैसा कि कहते हैं, हेस्ट मेक्स वेस्ट। इसलिए पहले इन 4 प्लेयर्स को प्रॉपरली नर्चर करेंगे। इसके बाद चू गुआंग ने अपने लास्ट मिशन के रिवॉर्ड्स चेक किए। बिना टाइम वेस्ट किए उसने क्लेम रिवॉर्ड बटन दबाया। क्लिक करते ही नैनो कार्बन बुलेट प्रूफ वेस्ट अपने आप उसके बॉडी पर इक्विप हो गया। ये वेस्ट गोलियों की किनेटिक एनर्जी अब्सॉर्ब करके डैमेज को कम कर देता है और इसमें कटिंग और पंक्चर रेजिस्टेंस भी है। लिटिल सेवन ने एक्साइटेड होकर बताया, मास्टर, आपके लिए एक और कूलर चीज है, मिस्ट्री बॉक्स। बेसिक बॉक्स से फूड मिल सकता है, मिड टियर बॉक्स से मेडिसिन, हाई टियर बॉक्स से वेपन्स। अभी चू गुआंग के पास सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं। चाहे तो वो बेसिक बॉक्स खोल सकता है या फिर 10 पॉइंट्स कलेक्ट करके हाई टियर बॉक्स खोल सकता है। वो इसी सोच में था कि लिटिल सेवन ने उसे इंटरप्ट किया, मास्टर, आपका न्यू टास्क आ गया है, एडमिन लॉग चेक कीजिए। चू गुआंग ने देखा कि उसका मेन क्वेस्ट है कम से कम एक प्लेयर को सक्सेसफुली गेम में लॉग इन करवाना। रिवॉर्ड में मिलेगा एक्टिव मैटर एक्सट्रैक्टर। इसके साथ एक साइड क्वेस्ट भी अनलॉक हुआ। अगर वो एक ऐसा जनरेटर तैयार कर ले जिसकी आउटपुट 10 किलोवाट्स हो तो उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। चू गुआंग एकदम चौंक गया जब उसने सुना कि साइड क्वेस्ट पूरा करने पर उसे 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तभी लिटिल सेवन ने समझाया, मास्टर, जो एक्टिव मैटर एक्सट्रैक्टर मेन क्वेस्ट से मिलेगा ना, उसको रिवाइवल कॉइन समझ लो। इससे प्लेयर्स की डेथ होने पर उनके क्लोन्स बनाए जा सकते हैं। ये सुनकर चू गुआंग बोला, ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, इनसे सप्लाईज ले लो और जब मुझे साइड क्वेस्ट से 100 पॉइंट्स मिलेंगे तब मैं उनसे वेपन्स खरीदूंगा। लिटिल सेवन ने शेल्टर का एक पुराना लॉक डोर खोला। दोनों अंदर गए तो हल्का सा धुआं फैला हुआ था। जब स्मोक साफ हुआ तो चू गुआंग का चेहरा एकदम उतर गया, क्योंकि उसके रिवॉर्ड में निकला सिर्फ 3 फ्लेवर्ड लॉलीपॉप्स और एक कंप्रेस्ड बिस्किट। चू गुआंग के मन में आया, ये रिवॉर्ड्स तो बहुत स्टिंजी हैं और एक आइटम मिसिंग भी है। फिर उसने टेबल पर ध्यान दिया तो एक फोल्डेड लेटर पड़ा मिला। उसने तुरंत लेटर खोल लिया। लैंग्वेज तो इस दुनिया की थी, लेकिन 5 महीने में वो इसे सीख चुका था। लेटर पढ़ते ही पता चला कि ये शेल्टर के प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटर ने लिखा था। वही आदमी था जिसने इस पूरे डिवाइस को गेम का रूप दिया था। उसने ये लेटर 5वें मिस्ट्री बॉक्स स्लॉट में डाल दिया था, एक तरह का ईस्टर एग अपने सक्सेसर के लिए। चू गुआंग लेटर पढ़कर एकदम गुस्से में बोला, क्या बकवास है ये, एक यूजलेस चिट्ठी ने मेरी मिस्ट्री बॉक्स प्राइज खा ली। लेकिन तुरंत ही उसने सोचा, नहीं, ये आदमी वाकई जीनियस था। इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी ऐसा सिस्टम बना दिया। चू गुआंग ने लिटिल सेवन से पूछा, तुझे प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कुछ पता है? लिटिल सेवन बोला, नहीं मास्टर, मैं तो तभी एक्टिवेट हुआ जब आप शेल्टर में आए। फिर चू गुआंग ने उसे टास्क दिया, डेटाबेस से पता लगाओ इस पहले वाले एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। डेटाबेस चेक करने पर सामने आया सच, ये सब कुछ 1 सेंचुरी से भी पहले हुआ था। उसी समय एक बड़ा वॉर छिड़ा था जिसमें दोनों साइड्स ने अपने पूरे वेपन्स आर्सेनल झोंक दिए और प्रैक्टिकली एक दूसरे को ग्रेव तक भेज दिया। वॉर खत्म होने के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह से रूइंस में बदल गई और तभी से ये दुनिया वेस्टलैंड ईरा में एंट्री कर गई। डेटा में आगे ये भी लिखा था कि पोस्ट वॉर न्यूक्लियर विंटर ने लगभग पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को मिटा दिया था। और सबसे अजीब बात, पहले वाले एडमिनिस्ट्रेटर की सारी जानकारी डेटाबेस से डिलीट हो चुकी थी। चू गुआंग ने सोचा, चलो अभी इस मैटर को यही छोड़ देते हैं। 3 दिन बाद प्लेयर्स आने वाले हैं, उससे पहले मुझे तैयारी करनी होगी। उसने फैसला किया कि वो बीईटी स्ट्रीट कैंप जाएगा ताकि प्लेयर्स के लिए फूड और वाटर कलेक्ट कर सके। पर उस रास्ते में हर जगह म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स घुसे पड़े थे। रास्ते में उसकी नजर पड़ी 2 सिर वाले म्यूटेटेड हाइनास पर। ये क्रीचर्स गैमा एक्सपोजर की वजह से डिफॉर्म हो गए थे। कॉम्बैट पावर उनकी ज्यादा नहीं थी, नॉर्मल हाइना से भी वीक। अगर हाथ में हथियार हो तो एक साथ 2 को भी हराया जा सकता है, लेकिन चू गुआंग लड़ाई अवॉइड करना ही बेहतर समझता है। जब तक वो मुझे नोटिस नहीं करते तब तक फाइट की जरूरत ही नहीं। असल खतरा तो वो बड़े म्यूटेंट्स हैं, जैसे क्रीपर्स और ऐसे जानवर जो म्यूटेशन की वजह से इतने बदल चुके हैं कि पहचानना भी इम्पॉसिबल हो गया है कि उनके एंसेस्टर्स कौन थे। हाँ,
दो सिर वाले हाइनास बहुत स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन वो बहुत चालाक हैं। अक्सर वो अपनी पैक में से एक दो को स्काउट करने भेजते हैं। मतलब अगर एक हियना दिखा तो पक्का मान लो कि कई और अंधेरे में छुपे हुए हैं। कुछ देर बाद चू ग्वांग आखिरकार बीईटी स्ट्रीट कैंप पहुंच गया। उसका पहला टारगेट था रिसाइकलिंग सेंटर, ताकि वहां से कुछ चिप्स ले सके और फिर उनसे सप्लाईज खरीद पाए, वरना प्लेयर्स के आने पर उनके लिए कुछ भी रेडी नहीं होगा। उसने कुछ बैटरी सेल्स और ग्लू बॉटल्स तौले में रखे, लेकिन वो स्केल हमेशा की तरह एक्यूरेट नहीं था। चार्ली, जो रिसाइकलिंग सेंटर का मालिक था, उसने चू ग्वांग को 3 चिप्स पकड़ाए। चार्ली ने पूछा, तो कुछ खरीदना है इन चिप्स के बदले? चू ग्वांग ने बिना हिचके बोला, मुझे एक गन चाहिए। चार्ली हंस पड़ा और बोला, गन? मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, और अगर होती भी तो भी तुम अफोर्ड नहीं कर पाते। चार्ली ने चू ग्वांग को समझाया, देखो भाई, अभी फूड और सप्लाईज खरीद लो, प्राइसेस जल्द ही बढ़ने वाले हैं। हर साल इसी टाइम से टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, और इस साल तो लग रहा है कि विंटर पहले ही आ जाएगा, शायद अक्टूबर तक पहली बर्फबारी भी हो जाए। उसने आगे चेतावनी दी, जब विंटर आता है ना, तो वेस्टलैंड्स के म्यूटेंट्स और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठंड से बचने के लिए वो हर जगह छिपकर घूमते हैं। बर्फ में ये तक नहीं समझ आता कि सामने जो ढेर पड़ा है वो कोई वैल्यूएबल स्क्रैप है या फिर किसी म्यूटेटेड रैट के तेज दांत। चार्ली ने गहरी सांस लेकर कहा, और जब बर्फ गिरनी शुरू होती है तब तो वॉन्डरिंग मर्चेंट्स भी सफर करना छोड़ देते हैं। बोल्डर सिटी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और वहाँ के मार्केट सर्दियों में भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन यहाँ हालात अलग हैं। उसकी बात सुनकर चू ग्वांग थोड़ी देर चुप रहा। चार्ली कोई आम आदमी नहीं था, वो पहले किसी और शेल्टर से बिलोंग करता था, लेकिन फिर उसे पकड़कर स्लेव बना लिया गया और बाद में बीईटी स्ट्रीट कैंप के मेयर ने उसे ऑक्शन से खरीद लिया। अब उसे स्कैवेंजर्स से डील करने का काम सौंपा गया है। अगर ये वेस्टलैंड ना होती तो शायद चार्ली भी अपने एंसेस्टर्स की तरह डॉक्टर या मास्टर इंजीनियर बनता, न कि एक छोटा सा रजिस्टरर। चू ग्वांग ने चार्ली की बातों को ध्यान से सुना और फिर वहां से निकल पड़ा। जाते जाते उसने सोचा, शायद चार्ली मेरे लिए इतना कंसर्न करता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं भी किसी दूसरे शेल्टर का सर्वाइवर हूँ, बिल्कुल उसी की तरह। कैंप से निकलकर वो अपने शेड पहुंचा। दरवाजा खोलकर उसने सबसे पहले ये चेक किया कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं। 3 चिप्स जोड़ने के बाद अब चू ग्वांग के पास टोटल 50 चिप्स हो चुके थे। उसने सोचा, इतने चिप्स मेरे शेल्टर के इनिशियल फेज के लिए काफी होंगे। सबसे पहले कुछ टूल्स खरीद कर शेल्टर के आसपास रिपेयर करूंगा, फिर प्लेयर्स को मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए भेज दूंगा। आखिर ये एक रियलिस्टिक गेम है, तो शुरुआत भी बेसिक लेवल के कामों से ही होनी चाहिए। टूल्स के अलावा उसे राशंस की भी जरूरत थी। एक बार जब कोई क्लोन किसी प्लेयर से बाइंड हो जाता है तो वो एक लिविंग बीइंग बन जाता है, जिसे फूड चाहिए होता है एनर्जी के लिए। अगर प्लेयर्स भूखे रह गए तो हो सकता है ड्रास्टिक स्टेप्स उठाएं, और वर्स्ट केस में चू ग्वांग का उन पर से कंट्रोल ही खत्म हो जाए। कम से कम 5 लोगों को एक हफ्ते तक खिलाने के लिए 70 चिप्स चाहिए होते, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, ये तो बस मेरे लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं, रॉयल खाना क्यों खिलाना। नियर बाय फार्म का सस्ता ग्रीन व्हीट ही काफी है। 3 चिप्स में मिलता था 1 किलो ग्रीन व्हीट, और 5 किलो व्हीट एक इंसान को पूरे 2 हफ्ते तक खिलाने के लिए काफी होता था। इसी कैलकुलेशन के साथ चू ग्वांग वापस रिसाइकलिंग सेंटर की ओर बढ़ा। रास्ते में अचानक उसकी टक्कर एक छोटी सी लड़की से हुई। उसने स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं टकराया, लड़की ने शर्माते हुए कहा। चू ग्वांग ने उसे पहचाना। ये थी यू शियाओ, यू फैमिली की सबसे छोटी बेटी। यू शियाओ बोली, मैंने आपके घर से आवाजें सुनी थीं, लगा कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा, इसलिए चेक करने आई। चू ग्वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स मेरे सामान की फिक्र करने के लिए। लड़की तुरंत बोली, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, आप जब बाहर जाओगे तो मैं आपका घर देख लूंगी। चू ग्वांग ने हंसते हुए सलाह दी, छोटे बच्चों को स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाना चाहिए, अगर किसी बैड गाय से टकरा गई तो लाइफ खत्म। यू शियाओ ने मासूमियत से कहा, मुझे पता है, पर भाई चू ग्वांग बैड गाय नहीं है। पिछली बार जब मैं भूखी थी तो आपने मुझे सूप दिया था। अब चू ग्वांग समझ गया कि ये लड़की उसकी अनुपस्थिति में घर क्यों देखती है। उसने अपनी पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकाली और उसे दे दी, लेकिन साथ ही हिदायत भी दी, लेकिन सुनो, किसी और को मत बताना, वरना नेक्स्ट टाइम तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लड़की की आंखें चमक उठी। उसने खुशी खुशी कहा, थैंक्स भाई चू ग्वांग। फिर वो बिना रैपर हटाए ही लॉलीपॉप काटने लगी। चू ग्वांग ने हंसकर रैपर निकाला और उसे सही से पकड़ा दिया। पहली बार टेस्ट करके यू शियाओ फिर बोली, थैंक्स, ये बहुत अच्छा है। चू ग्वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे लॉलीपॉप कहते हैं, मेरे होम टाउन में सारे बच्चे इसे बहुत पसंद करते थे। ये कहकर वो आगे निकल गया और यू शियाओ ने
वादा किया, चिंता मत करो भाई, आपके घर की देखभाल मैं करूंगी। 3 दिन बाद चू ग्वांग अपने शेल्टर वापस पहुंचा। आज प्लेयर्स के आने का दिन था और वो पहली बार सचमुच एक्साइटेड था उन्हें रिसीव करने के लिए। मीनवाइल ह्यूमन वर्ल्ड, सभी चुने हुए प्लेयर्स अपने अपने वीआर हेडसेट्स ऑन करते हैं। जैसे ही हेडसेट चालू होता है उनकी कॉन्शियसनेस फेड होने लगती है और अचानक एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट उन्हें पूरी तरह निगल लेता है। सबसे पहले वी प्रकट होता है एक पॉड में जो पानी से भरा हुआ है। उसका कैरेक्टर परसेप्शन टाइप एबिलिटीज वाला होता है। वो आंखें खोलता है और शॉक में देखता है कि अरे ये तो मैं डूब रहा हूँ। तभी बाहर से चू ग्वांग एक बटन दबाता है और पॉड का पानी धीरे धीरे ड्रेन होने लगता है। वे हाँफते हुए पॉड से बाहर आता है, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ और 3 प्लेयर्स भी वहां मौजूद हैं। सबके चेहरों पर कंफ्यूजन लिखा था। व्हाइट हॉर्स स्ट्रेंथ टाइप प्लेयर ने क्यूरियोसिटी में खुद को पिंच किया। ओ डैम, पेन भी फील हो रहा है, ये गेम तो सचमुच रियल है। एम्पल टाइम एजिलिटी टाइप प्लेयर ने गुस्से से चिल्लाया, अरे यार, मैंने तो फीमेल कैरेक्टर चूज करना चाहा था और सिस्टम ने जबरदस्ती मुझे मेल बना दिया। What the hell? The Great Gale इंटेलिजेंस टाइप प्लेयर कामली बोला, ये गेम मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा रियल लग रहा है। सच में ऐसा लगता है जैसे हमें वीआर से किसी नई जिंदगी में ट्रांसफर कर दिया गया हो। वे हाँ में हाँ मिलाता है और मजाक में कहता है, हाँ भाई, इतना रियल है कि मुझे तो अपनी अंडरवेयर भी धीरे धीरे सूखती फील हो रही है। तभी सामने का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। प्लेयर्स सोचते हैं शायद प्लेयर लाइट ही होगा, लेकिन दरवाजे से बाहर आता है चू ग्वांग, उसके साथ लिटिल 7। गंभीर आवाज में चू ग्वांग कहता है, वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन हमारी दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो गई है, इसलिए मुझे तुम सबकी जरूरत है अपने होमलैंड को रिक्लेम करने के लिए। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ इस शेल्टर का एडमिनिस्ट्रेटर, कोड नेम डॉन। और फिर वह लिटिल 7 को इंट्रोड्यूस करता है, ये है लिटिल 7 जो तुम्हें इस दुनिया को समझने में हेल्प करेगा। प्लेयर्स एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। उनके एक्सप्रेशंस देखकर चू ग्वांग मन ही मन सोचता है, परफेक्ट, एग्जैक्टली वही रिएक्शन चाहिए था मुझे। लेकिन अगले ही पल प्लेयर्स सवालों की बौछार कर देते हैं। एग्जिट कैसे करें? कैरेक्टर जेंडर चेंज कर सकते हैं क्या? रिस्पॉन्स सिस्टम है या नहीं? चू ग्वांग मुस्कुराकर कामली समझाता है, अगर बाहर जाना चाहते हो तो वापस अपने पॉड्स में जाओ, और अगर गेम खेलना जारी रखना है तो सबसे पहले शेल्टर रेजिडेंट बुक के रूल्स याद कर लो। कुछ देर बाद चू ग्वांग सभी प्लेयर्स को पास के जंगल की तरफ ले जाता है। रास्ते में सब हैंडबुक पढ़ने की कोशिश करते हैं और शॉक में पता चलता है कि ज्यादातर रूल्स तो बस यही बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कितना पावरफुल है। और सबसे खतरनाक रूल ये था, एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो किसी भी प्लेयर को बैन कर सकता है परमानेंटली। जंगल के बीच में अचानक चू ग्वांग रुक जाता है। सब प्लेयर्स उसकी तरफ क्यूरियस नजरों से देखते हैं। गंभीर आवाज में वो बोलता है, 200 साल बीत चुके हैं उस ग्रेट वॉर को खत्म हुए, और आज जो भी लोग जिंदा खड़े हैं वो पूरे बिलियंस में से सबसे लकी हैं। तुम्हें अब अपनी नई रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी और वो ओथ पूरा करना होगा जो तुमने फेडरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी को दिया था, वेस्टलैंड रिक्लेम करने का और अपना नया घर बनाने का। फिर हाथ फैलाकर चारों तरफ इशारा करता है, अभी हम हैं किंग कॉन्ग सिटी के आउटस्कर्ट्स में। न्यूक्लियर वॉरहेड का इम्पैक्ट जोन बहुत दूर है, सो रेडिएशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पहला मिशन सिंपल है, एक्स उठाओ और लकड़ियां कलेक्ट करो। विंटर आने वाला है और हमें फ्यूल चाहिए। साथ ही हमें इस अबैंडन्ड हॉस्पिटल को रिपेयर करना है ताकि ये हमारा पहला आउटपोस्ट बन सके। प्लेयर्स की आंखों में चमक आ जाती है। व्हाइट हॉर्स जोश से बोलता है, यस, हम रिक्लेम करेंगे अपना वेस्टलैंड और बनाएंगे अपना नया घर। बाकी सभी प्लेयर्स भी उत्साह में चिल्लाते हैं, रीबिल्ड ह्यूमैनिटी। चू ग्वांग आखिरी वार्निंग देता है, ज्यादा दूर मत जाना और अगर कोई म्यूटेंट दिखे तो लड़ने की कोशिश मत करना, चुपचाप भाग जाना। ये कहकर वो और लिटिल 7 वापस हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं, जबकि चारों प्लेयर्स जंगल की गहराई में बढ़ जाते हैं। प्लेयर्स को एक पैच ऑफ ट्रीज मिल जाता है और वो लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं। व्हाइट हॉर्स, उसकी मसल्स इस गेम में जबरदस्त हैं। थक 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 करके पेड़ गिरने लगते हैं। बाकी प्लेयर्स थोड़े कमजोर हैं, उनका हाल ये है कि 2 स्विंग में ही सांस फूल जाए। इधर वे अपनी इमेजिनरी दुनिया में खोया हुआ है। बस सोचो, थोड़ी मेहनत करूंगा फिर अपना हैरम बनाऊंगा, कितनी वर्चुअल वाइफूज होंगी मेरी। उसका फैंटेसी सुनकर व्हाइट हॉर्स भड़क जाता है, भाई सेटिंग पोस्ट अपोकलिप्टिक है, एल्व्स वेल्व्स नहीं मिलेंगे यहाँ, मिलेंगे तो बस ज़ॉम्बीज या डिफॉर्म क्रीचर्स। एम्पल टाइम और फैंग, ग्रेट गेल दोनों एक्सेस उठाकर वे को घूरते हैं। रूल्स मत तोड़,
वरना बैन हो जाएगा। वे डर कर सीधा पेड़ काटने लग जाता है और मन ही मन थैंकफुल होता है, थैंक गॉड लाइट ने मुझे ये रियलिस्टिक गेम फ्री में दिलवा दिया। लेकिन अचानक वार्निंग साइन उसके सिर के ऊपर चमकता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये क्या हो रहा है? अगले ही पल एक भयानक चीज हवा को चीरती हुई उसकी तरफ आती है। पूरे रास्ते में पेड़ झाड़ियां सब धड़ाम धड़ाम टूटने लगते हैं। वे बमुश्किल अपना शरीर झटका कर बचा लेता है, लेकिन जमीन पर गिर पड़ता है। उसके चेहरे से पसीना टपकता है। मोराल पूरी तरह गिर चुका है। बाकी प्लेयर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। वो ये अभी क्या चीज थी? म्यूटेंट या कुछ और? प्लेयर जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। तभी अचानक उन पर एक बड़ा साया पड़ता है। ऊपर देखने पर उन्हें एहसास होता है कि एक खतरनाक म्यूटेंट फाल्कन आसमान से नीचे डाइव कर रहा है। सबसे पहले वह सीधे वेई पर हमला करता है। घबराकर वेई चिल्लाता है, भाई प्लीज मुझे मत खा, किसी और को खा ले। बाकी 3 प्लेयर हैरान होकर इधर उधर भाग जाते हैं। इसी बीच लिटिल 7 भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और चू गुआंग को बताता है कि एक विशाल म्यूटेंट बर्ड प्लेयर्स पर हमला कर रहा है। उस समय चू गुआंग एक्टिव मैटर एक्सट्रैक्टर का मैनुअल पढ़ रहा होता है। मैनुअल में साफ लिखा होता है कि अब म्यूटेंट्स को भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये पढ़कर चू गुआंग खुश होता है, लेकिन तुरंत आयरन पाइप उठाकर बाहर निकलता है। फाल्कन अपने बड़े पंख फैलाकर फांग की तरफ जोर से रोर करता है। उसकी आवाज से फांग के कान बजने लगते हैं और उसका शरीर कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। जब वह होश में आता है तो देखता है कि उसके बाकी दोस्त पहले ही झाड़ियों में छुप चुके हैं। फांग गुस्से में बड़बड़ाता है, मतलब मुझे चारा बना दिया। इसी दौरान सलमान हिम्मत करके एक पत्थर फेंकता है, लेकिन फाल्कन बड़ी आसानी से उसे डॉज कर देता है। तभी और पत्थर हवा में उड़ते हैं। ये देखकर सबको पता चलता है कि चू गुआंग खुद फाल्कन पर स्टोन बरसा रहा है। प्लेयर हैरान होकर सोचते हैं, ये एनपीसी तो स्क्रिप्टेड नहीं लगता, ये तो असली हीरो है। फाल्कन गुस्से में चीखते हुए सीधा चू गुआंग पर झपटता है। चू गुआंग शांत खड़ा होकर आयरन पाइप उठाता है और पूरी ताकत से फाल्कन की तरफ फेंक देता है। पाइप सीधे उसके चेस्ट को भेद देता है और फाल्कन जमीन पर गिरकर मर जाता है। सभी प्लेयर अवाक रह जाते हैं और कहते हैं, ये एनपीसी तो बहुत ओवर पावर्ड है। कुछ देर बाद फाल्कन की बॉडी आग पर रोस्ट हो रही होती है। एम्पल टाइम डरते डरते पूछता है, इसको खा सकते हैं क्या? चू गुआंग बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता है, कुक करके खा लो, म्यूटेंट हो या नॉर्मल, ज्यादातर चीजें खाने लायक होती हैं। वही घबरा कर कहता है, ये इतना बड़ा गामा रेडिएशन की वजह से हुआ होगा ना। चू गुआंग पाइप से आग को हिलाते हुए बोलता है, गामा सिर्फ एक फैक्टर है। वायरस, बैक्टीरिया और बायो वेपन्स भी जानवरों को म्यूटेंट बना सकते हैं। म्यूटेंट इस वेस्टलैंड का सिर्फ एक छोटा सा थ्रेट है। यह सुनकर प्लेयर्स की एक्साइटमेंट धीरे धीरे गायब हो जाती है और उनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। उन्हें पहली बार समझ आता है कि यह दुनिया सिर्फ मजेदार गेम नहीं है, यहाँ असली सर्वाइवल की जंग है। कुछ देर बाद चू गुआंग आग पर रखे फाल्कन को देखते हुए कहता है, कुछ मामलों में इंसान म्यूटेंट से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वैसे ये फाल्कन कुछ ही मिनटों में खाने लायक हो जाएगा। प्लेयर घबराकर बोलते हैं, इतना बड़ा पक्षी हम कैसे खाएंगे? शायद बचा हुआ मांस हमें फ्रिज में रखना चाहिए। चू गुआंग शांत लहजे में जवाब देता है, फ्रिज जैसी चीज तो सिर्फ बेट स्ट्रीट कैंप के मेयर के कास्टल में है। ये सुनते ही प्लेयर्स दंग रह जाते हैं। इस वर्ल्ड में कासल भी है? वही तो तुरंत सपने देखने लगता है, एक दिन मैं भी मेयर बनूंगा। मेरा कासल खूबसूरत लड़कियों से भरा होगा जो सब मेरी आज्ञा मानेंगी। व्हाइट हॉर्स उसकी बात काटते हुए कहता है, अबे डे ड्रीमिंग बंद कर और काम पर ध्यान दे। एम्पल टाइम प्रैक्टिकल सवाल पूछता है, हमें आखिर कितनी लकड़ियां इकट्ठा करनी होंगी? चू गुआंग कहता है, जितनी ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन मन ही मन वह सोच रहा होता है कि ये प्लेयर्स उससे अलग हैं। उनके पास असली सर्वाइवल ड्राइव नहीं है, क्योंकि वो कभी भी लॉग आउट कर सकते हैं। अगर इन्हें काम पर लगाना है तो इन्हें रिवॉर्ड देना होगा। वह प्लेयर्स को बताता है, अगर तुम मोटे लकड़ी के लट्ठे लाओगे तो तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे, जिनसे इनाम खरीदे जा सकते हैं। यह सुनते ही सभी प्लेयर्स के अंदर एक नई एनर्जी दौड़ जाती है और वे पागलों की तरह लकड़ी काटने लगते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वे ढेर सारे लॉग्स इकट्ठा कर लेते हैं। शाम को चू गुआंग बताता है, आज तुम लोगों ने कुल 2000 से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाए हैं। व्हाइट हॉर्स अकेले ही 800 पॉइंट्स लाता है और बदले में 2 रोस्टेड लेग्स ले लेता है। असल जिंदगी में वह एक ब्रिक फैक्ट्री का मालिक है और मजदूरों के साथ ईंटें उठाने का काम भी कर लेता है, इसलिए उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। एम्पल टाइम और वेई ने लगभग 450-450 पॉइंट्स पाए और उन्होंने इनसे फाल्कन के विंग्स खरीदे। फांग सबसे कमजोर निकला,
उसे सिर्फ 300 पॉइंट्स मिले। उसके दोस्त उसे चीरअप करने लगते हैं और चू गुआंग मन ही मन खुश होता है। ये मेरी उम्मीद से बेहतर निकले। अच्छा हुआ मैंने इन्हें रोस्टेड फाल्कन दे दिया, वरना अगर सिर्फ 2 लॉलीपॉप देता तो शायद ये मुझे मार ही डालते। चू गुआंग आगे बताता है, तुम लोग अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वेबसाइट पर भी देख सकते हो। पॉइंट्स से आइटम एक्सचेंज हो सकते हैं, रिवाइवल कॉइन्स खरीदे जा सकते हैं, लेकिन रिवाइव होने में 3 दिन लगेंगे। व्हाइट हॉर्स को ये सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि पॉइंट्स से बहुत लिमिटेड चीजें मिल रही हैं, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं, अभी तो ये बेटा है, ऑफिशियल लॉन्च में और ऑप्शंस मिलेंगे, अभी पॉइंट्स इकट्ठा कर लो तब एडवांटेज मिलेगा। चू गुआंग सोचता है कि इस दुनिया की अपनी अलग लैंग्वेज है जिसे ये प्लेयर्स नहीं समझ सकते क्योंकि ये ट्रांसमिग्रेटर नहीं है। उसे ट्रांसलेटर बनाने का तरीका खोजना पड़ेगा। तभी एम्पल टाइम पूछता है, आउटपोस्ट में बिजली क्यों नहीं है? हम जनरेटर यूज कर सकते हैं क्या? छू गुआंग जवाब देता है, शेल्टर में एक जनरेटर है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई नॉलेज नहीं है। अगर तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सको तो रिवॉर्ड मिलेगा। यह सुनकर फांग के अंदर डिटर्मिनेशन जगता है, लेकिन वह चुप रहता है। वे ही मजाक में कहता है, भाई सिंपल है, शेल्टर से एक लंबी एक्सटेंशन केबल खींच दो। चू गुआंग तुरंत उसे काट देता है, इतनी लंबी केबल हमारे पास नहीं है और शेल्टर की बिजली भी अनलिमिटेड नहीं है। धीरे धीरे रात होने लगती है और प्लेयर्स अपने पॉड्स की तरफ लौट जाते हैं ताकि लॉग आउट कर सकें। चू गुआंग सोचता है, भविष्य में मुझे ऐसे प्लेयर्स ढूंढने होंगे जो अलग अलग टाइम जोन से हों, या फिर ऐसे लोग जो सुबह काम पर ना जाते हों, नहीं तो हर रात अकेले आउटपोस्ट डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा। लिटिल 7 स्क्रीन पर सभी प्लेयर्स की करंट फिजिकल स्टेट दिखाता है। वे अभी 1% से भी नीचे हैं। चू गुआंग यह देखकर मन ही मन सोचता है, अगर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और फिजिकल एक्सरसाइज को लगातार स्टिमुलेट किया जाए तो इनकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ सकती है। इन्हें फ्यूचर में टारगेटेड ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। असल दुनिया में फेंग जिनलिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। क्लास खत्म होने के बाद वो सोच रहा होता है कि लंच ब्रेक में प्रोफेसर वांग से इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पूछेगा। कुछ देर बाद फेंग कैफेटेरिया की ओर बढ़ता है। वहाँ प्रोफेसर वांग पहले से मौजूद होते हैं और हमेशा की तरह बेहद पॉपुलर हैं। लड़कियां उनके चारों तरफ बैठकर आपस में बातें कर रही होती हैं। प्रोफेसर वांग 30 साल के हो गए, फिर भी इतने हैंडसम लगते हैं, पर वे ये नहीं समझ पाती कि इतने चार्मिंग प्रोफेसर उस अजीब से फिजिक्स प्रोफेसर के साथ खाना क्यों खा रहे हैं। प्रोफेसर वांग अपने फैन गर्ल्स की तरफ हाथ हिलाते हुए कहते हैं, खाना खाओ, मुझे मत घूरो। उनकी आवाज सुनते ही लड़कियां और भी पागल सी हो जाती हैं। इसी बीच प्रोफेसर फेंक बात छेड़ता है, मैं हाल ही में एक पोस्ट अपोकलिप्टिक नॉवल पढ़ रहा था। सोचना ये था कि ऐसे हालात में अगर अनलकी सर्वाइवर्स बच भी गए तो बिजली कैसे पैदा करेंगे। वांग हंसते हुए जवाब देते हैं, अरे इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये सवाल तो तभी मायने रखेगा जब हम सच में पोस्ट अपोकलिप्टिक ईरा में पहुंच जाएं। फेंक उनका चेहरा देखता है और चुप हो जाता है। उसके दिल में एक शक उठता है, ये कैसे जान सकते हैं? क्लोज बेटा में तो सिर्फ 4 स्पॉट्स ही थे। लेकिन वो कुछ कहता नहीं। तभी वांग मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मजाक कर रहा था, इतना टेंशन मत लो। फेंक को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वांग बताते हैं, मैं तो वैसे कल्टीवेशन नॉवेल्स पढ़ता हूँ, मुझे पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड्स के बारे में ज्यादा पता नहीं। तुम ही बताओ उस नॉवल का बैकग्राउंड। फेंक गंभीरता से कहता है, ये कहानी न्यूक्लियर फॉलआउट के 200 साल बाद सेट है। वांग तुरंत बोल उठते हैं, तो उस समय तक सारे अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस ईएमपी से नष्ट हो चुके होंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बचना लगभग नामुमकिन है। फेंक तुरंत पूछता है, लेकिन रेस्टोरेंट्स या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जो जनरेटर्स लगे होते हैं उनका क्या? वांग काल्म होकर समझाते हैं, 200 साल बाद तक तो ज्यादातर जनरेटर्स रस्ट होकर कबाड़ बन चुके होंगे और फ्यूल का इंतजाम करना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। फेंक की आंखों में थोड़ी निराशा झलकती है, लेकिन वांग आगे कहते हैं, फिर भी शायद एक रास्ता हो सकता है। ये सुनते ही फेंक तुरंत अपना नोटपैड निकाल लेता है और उसमें लिखना शुरू कर देता है। प्रोफेसर वांग समझाते हैं कि हर कार में एक रिसाइकलेबल जनरेटर होता है। अगर उसे थोड़ा बहुत रिपेयर कर लिया जाए तो उससे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाए जा सकते हैं, और अगर किसी तरह इन्वर्टर मिल जाए तो उस पावर को अप स्केल करके काफी ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। सारी डिटेल्स समझाकर प्रोफेसर वांग उठते हैं और कैफेटेरिया से निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, क्यूट स्टूडेंट्स उनका रास्ता रोक लेती हैं। वे कहती हैं कि उनके पास बहुत सारे सवाल हैं। वांग उन्हें टालते हुए कहते हैं कि उन्हें आफ्टरनून क्लासेस के लिए जाना है, लेकिन लड़कियां इतनी परसिस्टेंट हैं कि तब तक नहीं छोड़ती
जब तक वो उनके सारे सवालों के जवाब न दे दें। इधर प्रोफेसर फेंक मन ही मन सोच रहे हैं, जब मैं गेम में लॉगिन करूंगा तो एडमिनिस्ट्रेटर से जरूर पूछूंगा कि कार्स कहाँ मिलेंगी। तभी उनका फोन बजने लगता है। सामने एम्पल टाइम का लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है। प्रोफेसर फेंक जानते हैं कि एम्पल टाइम काम धाम नहीं करता, पूरा दिन बस गेम्स खेलता है। लेकिन उसने बहुत सारे स्पीड रन टाइटल्स जीते हैं और उसका कमरा ट्रॉफीज से भरा हुआ है। स्ट्रीम पर एम्पल टाइम अपने व्यूअर्स को बता रहा होता है कि गेम में उसे 2 एनपीसी मिले, एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसका नाम है डॉन और उसका रोबोट लिटिल 7। दोनों के एआई इतने एडवांस्ड हैं कि उनसे बात करना बिल्कुल रियल ह्यूमंस जैसा लगता है। उसे शक है कि इस गेम में हिडन फेवरेबिलिटी एट्रीब्यूट्स भी हैं। वो आगे बताता है कि इस गेम की सबसे खास बात है पेन इंटेंसिटी और हंगर फीलिंग। मतलब हर चीज इतनी रियल लगती है कि भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक गेम है। व्यूअर्स बार बार पूछ रहे हैं कि वो ये गेम कब लाइव स्ट्रीम करेगा। एम्पल टाइम जवाब देता है, ये तो लाइट से पूछना पड़ेगा क्योंकि उसने ही मुझे क्लोज्ड बेटा का एक्सेस दिया है। फिर वो बताता है कि गेम में कुछ अजीब रिस्पॉन मैकेनिक्स हैं। रिस्पॉन 3 दिन बाद होता है और मरने पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी लूज होते हैं, जिन्हें वापस कमाना पड़ता है मिशंस करके। फिर एम्पल टाइम बोलता है, लाइट अगर तुम ये स्ट्रीम देख रहे हो प्लीज मुझे जेंडर चेंज करने दो। ये देखकर दूर से स्ट्रीम देख रहे चूगवांग के दिमाग में आता है, ये लड़का बहुत ग्रीडी है। लेकिन एम्पल टाइम की पॉपुलैरिटी की वजह से अचानक गेम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन तेजी से बढ़ जाते हैं। लिटिल 7 पूछता है, क्या हमें और प्लेयर्स को वीआर हेलमेट्स भेजने चाहिए? लेकिन चूगवांग मना कर देता है। वो सोचता है कि एम्पल टाइम सचमुच बहुत पॉपुलर है। उसने सुना था कि एम्पल टाइम एक समय में पबजी के टॉप 200 प्लेयर्स में से एक था। चूगवांग ग्रुप में लॉग इन करता है और बाकी प्लेयर्स को बताता है कि गेम का नेक्स्ट राउंड ऑफ टेस्टिंग शुरू होगा। वो उन्हें नए रूल्स समझाता है, जिसमें फेवरेबिलिटी मैकेनिक्स और हिडन क्वेस्ट भी शामिल हैं। वो बताता है, अगर किसी एनपीसी के साथ फेवरेबिलिटी 100 तक पहुंच गई तो वो तुम्हें हिडन क्वेस्ट देगा या फिर वो तुम्हारा स्लेव भी बन सकता है। ये सुनकर सारे प्लेयर्स शॉक हो जाते हैं और तरह तरह की इमेजिनेशंस करने लगते हैं। चूगवांग आगे बताता है कि बाकी डिटेल्स ऑफिशियल नोट्स सेक्शन में अपडेट की जाएंगी और एम्पल टाइम की रिव्यू काफी एक्यूरेट थी, इसलिए उसे वेबसाइट पर फीचर भी किया जाएगा। अचानक चूगवांग को याद आता है कि प्लेयर्स सिर्फ वीआर हेलमेट से क्लोन्स से लिंक कर सकते हैं। वो लिटिल 7 से पूछता है, क्या मैं भी हेलमेट के जरिए किसी क्लोन से लिंक कर सकता हूँ? लिटिल 7 डेटा चेक करके बताता है, सर आपके जीन सीक्वेंस का रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मेरे डेटाबेस में नहीं है, इसलिए आप क्लोन से कनेक्ट नहीं हो सकते। चूगवांग कहता है, कोई बात नहीं, छोड़ो, पहले मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स कैलकुलेट करो। अभी चूगवांग लेवल 5 पर है और उसके एट्रीब्यूट्स भी अच्छे हैं। उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है क्योंकि उसने प्लेयर्स को 8 घंटे तक गेम में एक्टिव रखा। लिटिल 7 बताता है कि उसके पास अब पॉइंट्स इनफ हैं मिड लेवल मिस्ट्री बॉक्स खींचने के लिए। चूगवांग अग्री करता है और रिवॉर्ड रूम जाता है। इस बार उसे मसल सेल स्ट्रेंथनिंग इंजेक्शन मिलता है। ये परमानेंटली मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, लेकिन बार बार इस्तेमाल करने पर इसका असर घटता है। इंजेक्शन हाथ में लेते ही उसे थोड़ा खतरा महसूस होता है क्योंकि ये स्टोरेज में पिछले 200 साल से रखा हुआ है। लेकिन लिटिल 7 उसे अश्योर करता है, सर यहाँ अवेलेबल हर चीज टॉप क्वालिटी की है। कॉन्फर्मेशन पाकर चूगवांग इंजेक्शन अपने शरीर में लेता है। कुछ देर बाद उसे शरीर सुन्न सा लगने लगता है और एक गर्म लहर उसके दिल की तरफ जाती है। स्टैट्स चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ परमानेंटली 1 पॉइंट बढ़ गई है। जहां एक नॉर्मल ह्यूमन की स्ट्रेंथ वैल्यू सिर्फ 5 होती है, वहीं अब चूगवांग की स्ट्रेंथ 9 है, यानी वो अब एक नॉर्मल इंसान से 2 गुना पावरफुल हो चुका है। चूगवांग लिटिल 7 को भेज देता है तैयारी करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे में प्लेयर्स वापस लॉग इन करने वाले थे। तभी अचानक सिस्टम लॉग अपडेट आता है और चूगवांग को 20 नई मिशंस मिलती हैं। इनमें से कुछ मिशंस डेली थीं, यानी हर दिन रिसेट होकर दोबारा आती। अगर सारी 20 मिशंस पूरी कर ली जाए तो 150 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मगर चूगवांग जानता था कि ये सब काम वो अकेला नहीं कर सकता, इसलिए उसने तय किया कि प्लेयर से ही ये काम करवाएगा। डेली मिशंस को उसने अभी के लिए नजरअंदाज किया क्योंकि उसका मेन फोकस था जनरेटर मिशन को पूरा करना। उसे ये भी ख्याल आया कि वेबसाइट पर बहुत सारे लोग रजिस्टर कर रहे हैं। आगे चलकर ये परेशानी बन सकती है जब कुछ नूब्स गेम में घुसकर प्रो प्लेयर्स को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए चूगवांग सोचता है
कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स को अपडेट करना पड़ेगा ताकि बेकार प्लेयर्स फिल्टर हो जाएं। उधर ग्रुप की एक फीमेल मेंबर जो पहले ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, अब इंटरेस्ट दिखाने लगती है। वो एक फैशन डिजाइनर थी, मगर इन दिनों उसे कोई नया डिजाइन सूझ नहीं रहा था। जब उसने ग्रुप की कॉन्वर्सेशन पढ़ी तो उसने सोचा शायद मुझे भी ये गेम ट्राई करना चाहिए। वो लिंक पर क्लिक करके अकाउंट रजिस्टर करने लगती है। रजिस्टर करते ही उसे पता चलता है कि इस गेम में तो बहुत ही यूनिक क्लोथ्स डिजाइन्स हैं, और क्योंकि ये अभी बेटा वर्जन में है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। वो एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि अगर अभी से खेलना शुरू कर देगी तो डिजाइन्स चोरी करके छोटे मोटे बदलाव कर सकती है और उन्हें असली दुनिया में अपने ब्रांड पर यूज कर सकती है। ये सोचकर उसने बिना देर किए प्री ऑर्डर बटन पर क्लिक कर दिया। इधर चू गुआंग प्लेयर्स को रिसीव करने की तैयारी कर रहा था। प्लेयर्स जैसे ही लॉग इन करते हैं, सबसे पहले अपने स्टैट्स चेक करने लगते हैं। तभी अचानक वी के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आने लगती है। वो जल्दी से लिटिल 7 से कहता है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जल्दी बताओ टॉयलेट कहाँ है। लिटिल 7 काल्म होकर जवाब देता है, इस वेस्टलैंड में टॉयलेट जैसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वो इसलिए है क्योंकि तुम परसेप्शन टाइप प्लेयर हो। ये सुनते ही एम्पल टाइम और व्हाइट हॉर्स तुरंत वे को लिटिल 7 से दूर खींच लेते हैं। वो समझाते हैं कि अगर वी ने लिटिल 7 को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उनकी फेवरेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और फिर सबके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। बेचारा वे अपनी पूरी ताकत लगा रहा था ताकि खुद को टॉयलेट जाने की अर्ज से रोक सके। चुगवांग कमरे में आता है और जोरदार आवाज में कहता है, बस अब और लड़ाई झगड़ा नहीं, सब लाइन में लग जाओ। प्लेयर्स तुरंत सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं। सबको पता था कि अगर उन्होंने एनपीसी को नाराज किया तो उनकी फेवरेबिलिटी घट जाएगी और ये वो रिस्क नहीं ले सकते थे। लेकिन वेई बमुश्किल खुद को संभाले हुए था। चू गुआंग गंभीर आवाज में बोलता है, तुम लोगों को खाने पीने का सामान, पानी और फ्यूल स्टॉक करना होगा। साथ ही फोर्टिफिकेशंस और सरफेस शेल्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। ज्यादा डिटेल्स तुम्हें हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर लगे साइन बोर्ड से मिल जाएंगी। बाकी प्लेयर्स न्यू मिशन सुनकर काफी एक्साइटेड हो गए, लेकिन वेई की हालत और बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार उसने हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, मुझे टॉयलेट जाना है। चूगवांग मन ही मन सोचने लगा, अगर प्लेयर्स की संख्या बढ़ी और सब खाने पीने लगे तो टॉयलेट का इश्यू फ्यूचर में बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। वो उन्हें बाहर ले जाने ही वाला था कि अचानक कमरे में मौजूद हर प्लेयर को वही अर्ज महसूस होने लगी। जैसे ही चुगवांग ने शेल्टर का मेन डोर खोला, सभी प्लेयर्स बिजली की तरह अबैंडन्ड सिटी की ओर भागे ताकि अपनी जरूरत पूरी कर सकें। कुछ देर बाद जब सब लौटे तो हॉस्पिटल के बाहर लगे साइन बोर्ड के पास रुक गए। सब जोर जोर से शिकायत कर रहे थे। एक बोला, ये गेम बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, हमें पेपर तक नहीं मिला, हमें रैंडम लीव से काम चलाना पड़ा। दूसरा दर्द से कराहते हुए बोला, और मैं तो गलती से नेटल लीव से पहुंच आया, खून निकल रहा है। चूगवांग मन ही मन सोच रहा था, मैं इन्हें कपड़े देने ही वाला था, लेकिन ये लोग डोर खुलते ही रॉकेट की तरह भाग गए। सारे प्लेयर्स फिर एक सुर में बोले, रिस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर, कृपया हमारे बेस में टॉयलेट बनवाओ। वे और भी एक्साइटेड होकर एक्सप्लेन करने लगे कि अगर टॉयलेट होगा तो फीसिस को एक बड़े गड्ढे में कलेक्ट किया जा सकता है, फिर उसे प्लांट ऐश और वुड चिप्स के साथ मिक्स किया जाए तो कुछ समय बाद वही फर्टिलाइजर बन जाएगा। चूकों को याद आया कि बेड स्ट्रीट कैंप वाले भी पब्लिक टॉयलेट से फीसिस कलेक्ट करते हैं, शायद वो भी फर्टिलाइजर इसी मेथड से बनाते होंगे। एम्पल टाइम ने और आइडिया दिया, हम तो फीसिस से बायोगैस भी बना सकते हैं, फिर उसी मेथेन गैस से जनरेटर चलाएंगे। चुगोंग ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, इसके लिए बहुत सारा प्लास्टिक चाहिए होगा, लेकिन वेस्टलैंड प्लास्टिक से भरी पड़ी है, इसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। चू गुआंग ने प्लेयर्स को नोटिस बोर्ड दिखाया जहां सारे मिशंस लिखे थे। फिर उसने एक नया मिशन ऐड कर दिया, प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स कलेक्ट करने का। बाकी प्लेयर्स ये देखकर हैरान रह गए कि एनपीसी एडमिनिस्ट्रेटर उनकी जरूरत के हिसाब से नए क्वेस्ट्स भी जनरेट कर रहा है। इसी बीच प्लेयर फैंग ने हाथ उठाया और कहा, एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे पास जनरेटर ढूंढने का एक आसान तरीका है। चुगोंग ने इशारा किया, ठीक है बताओ। फैंग ने समझाया कि किसी भी साधारण कार से जनरेटर निकाला जा सकता है, थोड़ी रिपेयर करने के बाद उसी से बिजली पैदा की जा सकती है। चुगोंग ने माना कि ये आइडिया अच्छा है, लेकिन बोला, कार्स ढूंढने तो मैं जा सकता हूँ, मगर वेस्टलैंड म्यूटेंट्स से भरा पड़ा है। तुम तभी जा सकते हो अगर कोई और तुम्हारे साथ हो। बाकी 3 प्लेयर्स एकदम उत्साहित हो गए यह सुनकर कि किससे साथ भेजा जाएगा। आखिरकार गोचेंग ने फैसला किया कि वी को फैंग के साथ इस मिशन पर भेजा जाएगा। वेई ने बिना किसी शिकायत के मिशन एक्सेप्ट कर लिया।
क्योंकि उसे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करने थे और वह एडमिनिस्ट्रेटर को नाराज भी नहीं करना चाहता था। गोचेंग ने दोनों को बुलाकर कहा कि पहले अंदर चलो, मैप और इक्विपमेंट ले लो। कुछ देर बाद फैंग और वेई एक पुराने पार्किंग लॉट पहुंचे, लेकिन वहां लगभग सब कुछ पहले ही लूट लिया गया था। फांग ने एक कार का बॉनेट खोलने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत कम पड़ गई। उसने गुस्से में चिल्लाकर वे को मदद करने को कहा। दोनों ने मिलकर बॉनेट खोला। बॉनेट खुलते ही फैंग सोच में पड़ गया। क्या ये सामने वाला पार्ट जनरेटर है? उसने वेई से मदद मांगी क्योंकि वेई ने कहा था कि वह कार ड्राइविंग जानता है। वेई ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं ड्राइवर हूँ, मगर सिर्फ नीड फॉर स्पीड गेम में। अचानक वेई को याद आया कि फैंग के पास खुद की कार है, लेकिन फैंग ने शर्माते हुए कहा कि वो डॉर्मेट्री में रहता है और उसके पास सिर्फ बाइसिकल है। आखिरकार फैंग को इंजन मिल गया, मगर पावर सप्लाई गायब थी। वेई ने ताना मारते हुए कहा, भाई, अपोकलिप्स को 200 साल हो चुके हैं। सर्वाइवर्स ने सब डिसमेंटल कर लिया होगा। हमें तो शायद डस्टबिन्स पलटने पड़ेंगे। फैंग सोच रहा था कि स्क्रैप्ड कार बॉडीज से यूजेबल जनरेटर ढूंढना लगभग नामुमकिन है। तभी अचानक वेई जोर से चिल्लाया, मेजर डिस्कवरी। फैंग घबराकर उसके पास दौड़ा और देखा कि एक बड़ा सा गड्ढा था। फैंग ने अनुमान लगाया, ये जरूर वाटरवे का एंट्रेंस होगा। वे उत्साह से बोला, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन फैंग ने उसे रोक दिया और गंभीर आवाज में कहा, नहीं, अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने इस जगह का जिक्र तक नहीं किया तो इसका मतलब है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वेई ने जिद की कि वे खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। उसने कहा, हो सकता है ये हिडन डंजन हो, शायद कोई सीक्रेट मिशन यहीं से ट्रिगर होगा। कौन जाने, यहाँ कुछ खूबसूरत औरतें कैद हों जिन्हें हमें बचाना हो और वो हमें इस वेस्टलैंड को रीपॉपुलेट करने में मदद करें। फैंग थोड़ा प्रैक्टिकल था। उसके दिमाग में बस जनरेटर घूम रहा था। उसने सोचा, अगर इस जगह पर कोई छुपा हुआ जनरेटर या पुराना पावर सोर्स मिल जाए तो ये मिशन सफल हो जाएगा। आखिरकार दोनों वाटरवे के अंधेरे एंट्रेंस में उतर गए। अंदर पहुंचकर वे नीली चमकती हुई मशरूम्स देखकर दंग रह गए। फैंग ने जल्दी से प्लास्टिक बैग निकाला और दोनों ने उन्हें कलेक्ट करना शुरू किया। फैंग ने चेतावनी दी, खाने की कोशिश मत करना। पिछले साल ही 8 जेरो लोग जहरीली मशरूम्स खाकर मर गए थे। उन्होंने सारे मशरूम्स इकट्ठा कर लिए। फैंग वापस लौटने का सुझाव देने लगा, लेकिन वेई ने उसे नजरअंदाज कर दिया। यहाँ सब सुरक्षित है, चलो और आगे चलते हैं। वेई तेजी से आगे दौड़ गया। फांग पीछे से रोकने की कोशिश करता रहा। अचानक वेई के सिर के ऊपर एक वार्निंग साइन चमका। उसका दिल बैठ गया। वही दबाव भरी फीलिंग फिर से आई जो उसे म्यूटेटेड फैल्कन से भिड़ते समय महसूस हुई थी। वेई का परसेप्शन टाइप होने की वजह से उसकी सेंस खतरों को पहले पकड़ लेती थी। तभी पानी की गहराइयों से गूंजती हुई भयावह दहाड़ें सुनाई दी। वेई का चेहरा सफेद पड़ गया और बिना एक पल गंवाए वह उल्टी दिशा में भाग खड़ा हुआ। फैंग पीछे छूट गया। उनके सामने से 2 विशालकाय कीड़े जैसे म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए, जो अंधेरे में लहराते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उधर शेल्टर में एम्पल टाइम और व्हाइट हॉर्स ने आखिरकार एक प्रॉपर टॉयलेट बना लिया। चुगवांग ने दोनों को 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देकर रिवॉर्ड किया। उसने आगे इंस्ट्रक्शंस दिए, भविष्य में तुम्हें फीसिस और यूराइन अलग अलग स्टोर करने होंगे। दोनों की अलग अलग उपयोगिता है। अगर इन्हें मिक्स कर दिया तो यूजफुलनेस खत्म हो जाएगी। फिर उसने बताया, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पानी का सोर्स है, लेकिन ध्यान रखना उस जगह पर बहुत सारे म्यूटेंट्स घूमते रहते हैं। चुगवांग मन ही मन सोच रहा था कि अभी तो मुश्किल से दर्जन भर लोग हैं और हाइजीन इतनी बड़ी इशू बन रही है। अगर शेल्टर में सैकड़ों लोग आ गए तो सैनिटेशन और दवाइयों की कमी से एक भयानक पैंडेमिक फैल सकता है। एम्पल टाइम ने अचानक एक नया विचार दिया। उसने कहा कि उन्हें एक बाथ हाउस बनाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में फीमेल प्लेयर्स भी शामिल हो सकती हैं और लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं। उन्हें बाहर नहाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। व्हाइट हॉर्स ने भी अपनी बात रखी और कहा कि उन्हें औरतों के लिए एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां वे एक दूसरे को आराम से स्क्रब कर सकें। दोनों की बातें सुनकर चुगवांग मन ही मन सोचने लगा कि उसने इतने शेमलेस परवर्ट्स पहले कभी नहीं देखे। इसी बीच दूर से वेई की तेज चीख सुनाई दी। वह भागते हुए फीसिस पिट के पास पहुंचा ही था कि पीछे से दौड़ता हुआ फैंग उससे टकरा गया। दोनों अपना संतुलन खो बैठे और सीधे पिट में जा गिरे। उनके हाथों में मौजूद नीले मशरूम्स भी पिट में बिखर गए। एम्पल टाइम और व्हाइट हॉर्स तुरंत वहां पहुंचे और दोनों को बाहर निकालने में मदद। शुक्र था कि पिट अभी खाली था, वरना स्थिति और बिगड़ जाती। चुगवांग ने जमीन पर गिरे मशरूम्स में से एक उठाया और ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि यह वाकई काम की चीज है और दोनों का धन्यवाद किया कि उन्होंने इतनी मेहनत की।
उसने सारे मशरूम्स इकट्ठा किए और सभी के लिए एक सूप बनाया। सूप का स्वाद फीके हरे बीन्स जैसा था, लेकिन खिलाड़ियों ने बिना शिकायत किए उसे पी लिया। खाना खत्म होने के बाद चुगवांग ने पूछा कि उन्हें ये मशरूम्स कहाँ मिले। फैंग ने बताया कि उन्हें जनरेटर तो नहीं मिला, लेकिन वाटरवे का एक एंट्रेंस मिला जहां ये मशरूम्स बहुतायत में उग रहे थे। उसने आगे पूछा कि क्या ये मशरूम्स खाए जा सकते हैं या पोशंस बनाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चुगवांग ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि इन्हें ब्लू एंजल्स कहा जाता है। अगर कोई इन्हें खा ले तो 1 घंटे के अंदर उसे सचमुच का एंजल दिखाई देने लगेगा। केवल वे म्यूटेंट्स जिनके पास जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, वे इन्हें खा सकते हैं। उसने आगे बताया कि चार्ली ने पहले उसे समझाया था कि ये मशरूम्स गैमा रेस से होने वाले नॉन फेटल डैमेज को ठीक करने के लिए काम आते हैं। इन्हें अक्सर बोल्डर सिटी भेजा जाता है और वहां इनकी कीमत काफी अच्छी होती है। चुगवांग ने गंभीर होकर समझाया कि ब्लू एंजल्स खाने के लिए नहीं होते, बल्कि रेडिएशन रिडक्शन एजेंट्स बनाने के लिए ये मुख्य रॉ मटेरियल हैं। उसने सभी को चेताया कि अच्छा हुआ वे अंदर गहराई तक नहीं गए, क्योंकि ये मशरूम्स अक्सर म्यूटेंट लीचेस के नेस्ट्स के पास ही पाए जाते हैं। बेबी लीचेस सिर्फ 20 सेंटीमीटर के होते हैं, लेकिन बड़े होकर 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाते हैं। कुछ दुर्लभ वेरिएंट्स 300 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और इतने बड़े लीच आसानी से एक इंसान को एक ही बार में निगल सकते हैं। दोनों खिलाड़ी मन ही मन सोच रहे थे कि वे अभी-अभी नर्क के दरवाजे के सामने से गुजरकर लौटे हैं। प्लेयर फैंग ने तुरंत ही मैप पर लीच के नेस्ट की लोकेशन मार्क कर दी। चुगवांग ने फांग और वे को म्यूटेंट लीच का नेस्ट ढूंढने के लिए 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिए और नीले मशरूम्स उठाने के लिए 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी दिए। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हो गए, लेकिन चुगवांग सोच रहा था कि इन दोनों ने वाकई शानदार काम किया है, फिर भी उन्हें ज्यादा इनाम देना ठीक नहीं होगा, वरना ये बार बार अपनी जान जोखिम में डालकर मशरूम्स उठाने उसी खतरनाक जगह पर जाते रहेंगे। चुगवांग को उम्मीद नहीं थी कि शेल्टर के इतने करीब म्यूटेंट लीचेस का नेस्ट होगा। उसे लगा कि जब तक जनरेटर नहीं मिल जाता, सतर्क रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि उसी जनरेटर से वह एक्टिव सब्सटेंस एक्सट्रैक्टर को चला पाएगा और क्लोन्स बना पाएगा। उसके लिए ये नीले मशरूम्स भी काफी उपयोगी थे। इनसे उसे 40 से ज्यादा चिप्स मिल सकते थे, जो कि पिछले 5 महीनों की उसकी सारी बचत के बराबर था। चुगवांग सप्लाईज भरने के लिए बेड स्ट्रीट कैंप की ओर निकल पड़ा। उसने जाते जाते खिलाड़ियों को हिदायत दी कि वे बेस से बहुत दूर न जाएं। उसने यह भी बताया कि शाम 5 बजे लिटिल 7 एलिवेटर खोलेगा और उसी समय वे सब शेल्टर लौट सकते हैं। लिटिल 7 उनके काम का हिसाब भी करेगा और अगर उन्हें कुछ समझ में न आए तो वे उससे पूछ सकते हैं। चुगवांग के जाते ही खिलाड़ी क्वेस्ट बोर्ड के सामने जमा हो गए। एम्पल टाइम सोचने लगा कि वे और फैंग को मशरूम्स लाने पर सिर्फ 20 पॉइंट्स ही क्यों मिले। आखिर ये वही मशरूम्स हैं जिनसे एंटी रेडिएशन एजेंट्स बनते हैं और इनकी कीमत तो इस दुनिया में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उसने कहा कि आरपीजी गेम्स में क्वेस्ट रिवॉर्ड्स हमेशा मिशन की डिफिकल्टी पर डिपेंड करते हैं। मशरूम्स लाना और नया एरिया अनलॉक करना आसान काम नहीं था, इसलिए उन्हें ज्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए थे। खिलाड़ी यह भी समझ गए कि क्वेस्ट बोर्ड पर लिखे मिशंस के अलावा भी और काम किए जा सकते हैं। कुछ मिशंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनपीसी की बातों से ट्रिगर होते हैं। दोपहर में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा दिए सारे मिशंस पूरे किए थे और उनमें से ज्यादातर मिशंस उसी वक्त बने थे जब एनपीसी ने उनकी राय सुनी थी। एम्पल टाइम ने अनुमान लगाया कि शायद रिवॉर्ड्स एनपीसी की फेवरेबिलिटी पर भी डिपेंड करते हैं, यानी क्वेस्ट बोर्ड वाले फिक्स्ड मिशंस पूरी करने पर गारंटीड रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन नए मिशंस ट्रिगर करने से एडमिनिस्ट्रेटर एनपीसी की फेवरेबिलिटी बढ़ेगी। आखिर में एम्पल टाइम ने अपनी सबसे बड़ी शंका रखी। उसने कहा कि वेस्टलैंड ऑनलाइन पूरी तरह से इमर्सिव गेम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर में कुछ गड़बड़ है। लिटिल 7 एक असली एनपीसी रोबोट की तरह बर्ताव करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर की इंटेलिजेंस बहुत ही हाई है, जैसे कोई असली इंसान उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। उसका नतीजा था कि शायद इसके पीछे कुछ और गहराई छिपी है और एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें ट्रिक कर रहा है। वे ने थोड़ी झिझक के साथ एम्पल टाइम से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर हमारा फायदा उठा रहा है? एम्पल टाइम ने शांत लहजे में जवाब दिया, ये तो सिर्फ मेरा अनुमान है, पक्का नहीं कह सकता। और मत भूलो, उसने हमें कई बार बचाया भी है। असली इंसान है या नहीं, ये जानने से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि एनपीसी फेवरेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए। दूसरे राउंड के बेटा टेस्टिंग शुरू होने से पहले अगर हमारी फेवरेबिलिटी ज्यादा हुई
तो हमें बाकियों से बेहतर शुरुआत मिलेगी। उसकी बात सुनकर बाकी सबने सिर हिला दिया। उन्होंने तय किया कि अब से वे एक टीम की तरह काम करेंगे, सारी जानकारी आपस में बांटेंगे और मिलकर ताकत बढ़ाने के रास्ते ढूंढेंगे। एम्पल टाइम ने तुरंत ही मिशंस बांटना शुरू कर दिया। व्हाइट हॉर्स और वह खुद पेड़ों को काटते रहेंगे जब तक वे लोग आउट नहीं हो जाते, जबकि वेई और फैंग को लेक शोर के आसपास के इलाकों की जांच करनी होगी ताकि वे वहां छिपे मॉन्स्टर नेस्ट्स का पता लगा सकें। वे के मन में आया कि एम्पल टाइम वाकई चालाक है। बस थोड़े से थ्योरीज गढ़कर उसने सबको कन्विंस कर लिया और अब खुद को लीडर बना लिया। इसी बीच बेड स्ट्रीट कैंप में एक मर्चेंट कैरावान आ पहुंचा। काफिले में एक बेहद खूबसूरत ह्यूमन स्लेव लड़की भी थी। स्कैवेंजर्स की आंखों में चमक आ गई, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि उसे उस सुअर जैसे मेयर के पास भेजा जाएगा। काफिले का लीडर मिस्टर ली था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि सामान जल्दी से जल्दी उतार दिया जाए। मेयर की गैर मौजूदगी में चार्ली ने उसकी अगवानी की। मिस्टर ली ने चार्ली को वह लड़की सौंप दी और कहा कि मेयर तक उसे बहुत सावधानी से पहुंचाना होगा। उसी वक्त चू गुआंग भी कैंप में पहुंचा। उसने मन ही मन सोचा कि यह ली फिर से आ गया। फीमेल स्लेव्स यहाँ बहुत महंगी होती हैं और यह तो एक लग्जरी है जिसे सिर्फ बेड स्ट्रीट कैंप का मेयर ही अफोर्ड कर सकता है। चू गुआंग ने अब तक मेयर को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में सोचकर उसे सिर्फ एक गंदे, बदसूरत सुअर जैसा चेहरा ही नजर आया। हालांकि चू गुआंग का मकसद मेयर से मिलना नहीं था, उसका ध्यान कैरावैन पर था। बोल्डर सिटी से आए इन लोगों के जरिए शायद वह मशरूम्स का अच्छा बायर ढूंढ सकता था। मिस्टर ली ने मजदूरों को माल उतारने का अच्छा खासा मेहनताना दिया और अपना काम खत्म कर वापस लौटने ही वाला था कि चू गुआंग उसके पास पहुंचा। उसने नम्र स्वर में कहा, मिस्टर ली, अगर आपके पास वक्त हो तो क्या मैं आपसे थोड़ा व्यापार कर सकता हूँ? ली ने घूर कर पूछा। तुम्हें देखकर तो किसी मरॉडर का सा लगता है, कहीं तुम पर हमला करने का इरादा तो नहीं? चू गुआंग ने तुरंत हाथ उठाकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस आपसे ट्रेड करना चाहता हूँ। चू गुआंग अपने दिमाग में सोच रहा था कि अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो भी उसके पास कार्बन नैनो बॉडी आर्मर है जो उसे भाग निकलने का टाइम दे देगा, बस सिर पर हेडशॉट न लगे। मिस्टर ली ने उसे देखते ही कहा, लगता है तू नया स्कैवेंजर है बेड स्ट्रीट कैंप में। मैं स्मॉल बिजनेस नहीं करता, अपना ये कबाड़ चार्ली को बेच दे। चू गुआंग ने अपने 2 बैग खोले जिनमें 2 किलो ब्लू मशरूम्स थे। उसने पूछा, ये प्रोडक्ट्स तुम्हें कबाड़ लग रहे हैं? मिस्टर ली हैरान रह गए। उसने तुरंत पूछा, ये कहाँ से लाया? चू गुआंग ने कैजुअली कहा, बस एक सीवर से उठा लाया जो म्यूटेंट लीच नेस्ट के पास था, चाहो तो तुम खुद जाकर चेक कर लो। मिस्टर ली ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, अरे मजाक कर रहा था भाई, बता कितने में बेचना चाहता है? चू गुआंग बोला, यहाँ पूरे 2 किलो मशरूम हैं और मुझे 200 चिप्स चाहिए। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, अगर ये बेड स्ट्रीट मर्चेंट्स को बेचता तो मुश्किल से 50 चिप्स भी नहीं मिलते। मिस्टर ली ने बिना सोचे मान लिया। चू गुआंग के मन में आया, शायद बहुत सस्ता दे दिया, प्राइस बढ़ाना चाहिए था। पक्का वो मोटा मेयर इन्हें कहीं ज्यादा दाम में बेचता होगा। मिस्टर ली ने हिदायत दी, ये डील चार्ली को मत बताना। चू गुआंग हंसते हुए बोला, चिंता मत कर, मैं कोई इडियट नहीं हूँ। मिस्टर ली बोला, अभी मैं तुम्हें 200 चिप्स दे देता हूँ, लेकिन चाहो तो डायरेक्ट हमसे सामान खरीद लो, ऊपर से 20% डिस्काउंट भी दूंगा। ये मर्चेंट कारवां ही बेड स्ट्रीट कैंप में असली सप्लायर्स थे और इनके प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट से सस्ते मिलते थे। चू गुआंग बोला कि उसे गन चाहिए। मास्टर ली ने उसे दिखाया 9 मिलीमीटर बोल्ट एक्शन आयरन बैरल राइफल। प्राइस था 200 चिप्स और अगर अभी खरीदे तो एक्स्ट्रा 30 बुलेट्स भी फ्री। ली ने कहा, अगर ये महंगी लगे तो 100 चिप्स में 5 मिलीमीटर पिस्टल भी ले सकता है, लेकिन ये सिर्फ मरॉडर्स के लिए है, म्यूटेंट्स के खिलाफ काम नहीं आएगी। चू गुआंग सोच रहा था, ये चीजें इतनी एक्सपेंसिव, वो भी 20% डिस्काउंट के बाद। चार्ली तो यही सामान और महंगा बेचता। उसने कहा, मुझे 9 मिलीमीटर बोल्ट एक्शन राइफल चाहिए, साथ में 60 बुलेट्स और 25 चिप्स फूड और सप्लाईज के लिए। मिस्टर ली ने पूछा, नेगोशिएट कर रहा है तू? चू गुआंग बोला, उस लीच नेस्ट में 2 किलो से भी ज्यादा मशरूम्स पड़े हैं, चाहे तो तुम्हें रेगुलर सप्लाई दे सकता हूँ। मिस्टर ली हंसा और बोला, मतलब इन्वेस्टमेंट चाहता है तू? चू गुआंग बोला, हाँ, और इस प्राइस पर भी तुम खूब मुनाफा कमा सकते हो। अगर इन्वेस्ट करोगे तो मैं 10 गुना सामान ला सकता हूँ। ली मन ही मन खुश हुआ। अगर 20 किलो ब्लू मशरूम्स लेकर मैं बोल्डर सिटी पहुंचा तो ढेरों एंटी रेडिएशन एजेंट बना सकता हूँ, जिनकी कीमत से सैकड़ों राइफल्स खरीदी जा सकती हैं। फिर उसने हाथ बढ़ाकर कहा, मैं आमतौर पर स्कैवेंजर से डायरेक्ट बिजनेस नहीं करता, लेकिन तू एक्सेप्शन है। दोनों ने हैंडशेक किया। ली बोला, उम्मीद है साथ में काम करते रहेंगे। चू गुआंग मुस्कुराकर बोला,
मुझे भी खुशी होगी। लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, आज के चीट का 10 गुना ब्याज मैं तुमसे जरूर वसूल करूंगा। ली ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि चू गुआंग को 60 एक्स्ट्रा बुलेट्स और कुछ सप्लाईज दे दें। मिस्टर ली मन में सोच रहा था, ये बैकवर्ड कैंप तो मेरे लिए गोल्ड माइन निकला। चू गुआंग अपने नए राइफल को ध्यान से देखने लगा। मिस्टर ली ने चू गुआंग को कुछ एक्स्ट्रा चिप्स भी थमा दिए। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे हाथ से चिप्स ले पाते हैं, लेकिन तू उनमें से एक एक्सेप्शन है। चू गुआंग ने तुरंत थैंक यू कहा और बोला, ये मेरे लिए ऑनर है सर, हायर कैलिबर वाला। मिस्टर ली ने जवाब दिया, उम्मीद है तेरी लक इसी तरह चलती रहे, लेकिन अब जब हमारी पार्टनरशिप शुरू हुई है तो ब्लू मशरूम्स निकालते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, क्योंकि म्यूटेंट वॉर्म्स इन्हें बहुत पसंद करते हैं। चू गुआंग मन ही मन सोचने लगा, ये सच है, किसी को नहीं पता कि उस नेस्ट में कितने म्यूटेंट लीच छुपे हैं। और सबसे बुरी बात ये कि ऑर्डिनरी फायर पावर उन पर काम ही नहीं करता। उनकी रीजनरेटिव एबिलिटी इतनी डरावनी है कि बीच से काट दो तो भी 2 नए लीच बन जाते हैं। कुछ बुलेट्स के होल्स से तो मरते ही नहीं। अगर इन्हें जलाने की कोशिश की जाए तो साथ में वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स भी जलकर खत्म हो जाएंगे। ऐसे में गेनस पूरी तरह लॉस में बदल जाएगा। तभी मिस्टर ली ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे चू गुआंग की सोच टूट गई। ली बोला, मैं इस महीने के एंड पर वापस आऊं, लेकिन ये इस साल का आखिरी टाइम होगा। उम्मीद है तब तक तू कम से कम 20 किलो ब्लू मशरूम्स इकट्ठा कर लेगा। उसके लिए मैं तुझे 200 चिप्स दूंगा। और हाँ, यूज्ड सामान उठाने के बजाय तू मेरे साथ स्पेशल ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है। चू गुआंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास क्या क्या सामान है? अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, ये प्रॉफिटर फिर से मुझे चीट करने की सोच रहा है। मिस्टर ली ने अपने आदमियों को इशारा किया। थोड़ी देर में एक अंडरलिंक टैबलेट लेकर आया। ली बोला, इसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स की फोटोज हैं, लेफ्ट राइट स्वाइप करके देख ले, जो चाहे सिलेक्ट कर ले। चू गुआंग ने कैटलॉग खोलकर ब्राउज करना शुरू किया। उसे देखकर लगा कि ये प्रॉफिटर वाकई ढेर सारे अच्छे सामान लेकर बैठा है। मिस्टर ली थोड़ा हैरान हुआ कि चू गुआंग पहले से ही टैबलेट यूज करना जानता है। उसने गारंटी दी, जो फोटोज में है वही सामान मिलेगा। कुछ देर ब्राउज करने के बाद चू गुआंग की नजर एक इंटरेस्टिंग आइटम पर अटक गई, एक 10 किलोवाट फायरवुड जनरेटर। ये लकड़ी जलाकर इलेक्ट्रिसिटी दे सकता था। प्राइस लिखा था 1200 चिप्स। दूसरी चीज जो चू गुआंग ने चुनी वो थी KV-1 पावर्ड एक्सोस्केलेटन। ये बेसिक डिफेंस देता है, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाकर हैवी ट्रांसपोर्ट उठाने में मदद करता है और कॉम्प्लेक्स टेरेन पार करना भी आसान बनाता है। इसकी कीमत थी 800 चिप्स। दोनों आइटम्स सेलेक्ट करने के बाद चू गुआंग ने टैबलेट वापस कर दिया। मिस्टर ली ने उसकी तरफ देखकर कहा, तेरी नजर तेज है चू गुआंग, अच्छी चीजें चुनी हैं, लेकिन जनरेटर के साथ कुछ एक्स्ट्रा बैटरियां भी खरीद लें। एक केमिकल एनर्जी बैटरी 150 चिप्स की आती है और पूरे वेस्टलैंड में इतनी चीप बैटरियां सिर्फ मैं ही देता हूँ। मिस्टर ली ने आगे कहा, मुझे समझ आता है कि तूने एक्सोस्केलेटन क्यों लिया, लेकिन जनरेटर कोई एवरेज स्कैवेंजर अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर दूसरों को पता चला कि मैं अपने प्रोडक्ट सीधे स्कैवेंजर को बेच रहा हूँ तो मेरे लिए ट्रबल बन जाएगा। चू गुआंग ने शांत होकर कहा, नो वरी, मैं इसे बेड स्ट्रीट कैंप ले ही नहीं जाऊंगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने मुझे बेचा है। ये सुनकर मिस्टर ली निकलने लगा। उसने पीछे मुड़कर कहा, और अगर कभी तू पकड़ा भी गया तो मैं साफ कह दूंगा कि मैंने तुझे कुछ बेचा ही नहीं। लेकिन जाने से पहले चू गुआंग ने उसे रोककर पूछा, ये जो प्रोडक्ट्स मैंने प्री ऑर्डर किए उन पर 20% डिस्काउंट कहाँ है? मिस्टर ली हंसते हुए बोला, जो प्राइस तूने टैबलेट पर देखे वही डिस्काउंट के बाद वाले प्राइस थे। ये सुनकर चू गुआंग का खून खौल गया। उसने कारवाओं की तरफ मिडिल फिंगर दिखाते हुए मन ही मन कहा, बस देख लेना, एक दिन मैं तुम्हें पूरा निचोड़ कर रख दूंगा।